चले थे तो तकरीबन हाफ ऑफ यूर प्रेजेंट और हाफ जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने मिस किया था 5 मिनट और भी वो हमने उसमें जो आपका डेफिनेशन क्लॉज है उसको ही डिस्कस किया था। जो आपका आर्टिकल 2 है जिसमें इंटरप्रिटेशंस हैं, मतलब जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक एविडेंस क्या है, आपका फैक्ट क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या है, फैक्ट प्रूव क्या है, फैक्ट डिसप्रूव क्या है, फैक्ट नॉट प्रूव क्या है। तो वो इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है, वो आप एक गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हमारा चैप्टर 2 है इसमें। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि द कानून शहादत ऑर्डर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, उसके बाद सेकंड पार्ट है आपका ऑफ प्रूफ, ऑन प्रूफ, और आपका थर्ड पार्ट है प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। और टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो अब जो पार्ट 1 है उसमें है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पार्ट 1, लेकिन उसमें एक चैप्टर भी है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन अभी हम चैप्टर 2 ऑफ विटनेसेस, यानी आप इस वक्त पढ़ रहे हैं चैप्टर ऑफ विटनेसेस के बारे में, लेकिन वो किस पार्ट में फॉल करता है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के पार्ट में जो आपका चैप्टर है ऑफ विटनेसेस, वो क्योंकि आपका जो प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस है पार्ट 3, उसमें एक चैप्टर है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। विटनेस का एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, तो वो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें। 2 चैप्टर्स हैं, एक है ऑफ विटनेसेस के बारे में, एक चैप्टर है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की एग्जामिनेशन के बारे में। वो दोनों यानी किसी हवाले से वो विटनेस के बारे में है, लेकिन दोनों अलग अलग पार्ट्स में फॉल करते हैं। एक है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का पार्ट और एक है आपका प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। एविडेंस किस तरह से प्रोड्यूस होगी कोर्ट में और उसका इफेक्ट क्या होगा, और एक है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के हवाले से विटनेसेस। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के हवाले से विटनेसेस का क्या मतलब है, ये आप बात समझ लें कि एविडेंस हमेशा एविडेंस फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स पे होती है। उसके अलावा कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगी कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस करना। तो अब हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स यानी वो चीजें जो फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में है, उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं विटनेसेस को। मतलब ये हुआ कि कौन से विटनेसेस हैं जो रिलेवेंट है, उस हिसाब से, उस सेंस में आप ये चैप्टर, किस चैप्टर को पढ़ेंगे। आई डोंट नो कि आपको मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया। अब सबसे पहले ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 2 ऑफ विटनेसेस, ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 3 टू आर्टिकल 7। इसमें 3 जो आर्टिकल्स हैं वो बता रहे हैं आपको कि हु इज कॉम्पिटेंट टू, हु मे टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई कर सकता है कोर्ट में, मतलब उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन अहल है। जैसे कहते हैं ना हम अहल, शनाख्ती कार्ड के अहल हम तब होते हैं जब 18 साल के। तो कौन अहल है जो चाहते कोर्ट में एक विटनेस की तरह प्रोड्यूस हो सके। एनी आइडिया?
सर जो सवाल को समझ सके मतलब आंसर है All natural persons, sir. देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप अपने आप में एक हैबिट पैदा कर लें कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप आंसर दें, ठीक है। अब अकम्प्लिश की हमने कोई बात नहीं की, अकम्प्लिश पे जाना दिस इज मैं आपको समझाऊं क्यों ये जरूरी है। आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें इस किस्म की बात इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपसे पूछी एक बात जा रही है और आप तीसरी बात बता रहे हैं, नो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन। ये वहां पे एक ड्रॉबैक के तौर पे लिया गया। मेरा क्वेश्चन है हु इज एलिजिबल टू टेस्टिफाई इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू कानून निशान। दैट्स everybody is competent to testify, ठीक है। फिर जो आप बात कह रहे हैं वो एक्सेप्शन में आती है कि अब उसकी हम वर्डिंग पढ़ लेते हैं। ऑल ये आर्टिकल 3 हु मे टेस्टिफाई, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। आगे बात, ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी और कोई लिमिट नहीं, लेकिन कुछ लिमिट है। अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस put to them or from giving rational answers to those questions by tender age, by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind or any other cause of the same. समझ में आ गया? हर बंदा कॉम्पिटेंट है सिवाय उस बंदे के जिससे से आप कोई जो सवाल को ना समझ सके, मतलब ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, यानी वो बात को समझ नहीं रहा सवाल को और उसका रैशनल आंसर नहीं दे रहा। उसके रीजंस हो सकते हैं। बिल्कुल छोटा बच्चा है वो नहीं समझ सकता, बिल्कुल एक्सट्रीम एज है, ओल्ड एज है, वो नहीं समझ सकता, कोई बीमारी है वो नहीं समझ सकता, फिजिकल बीमारी भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, या कोई और रीजन है, ये भी लिख दिया है, कोई और ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो नहीं समझ रहा, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। अगर कोई अनइंटेंशनली समझने की कोशिश ना करे, मतलब उससे पूछा जा रहा है हमसे विटनेस घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग रेस्क्यू नहीं आएगा। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, उसका फिर मेडिकल भी हो सकता है और सारी चीजें हो सकती है। फिटनेस में आ जाता है कि मतलब वो एक अलग चीज है। यहाँ पे एक प्रोविजन दिया है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस। अगर वो कन्विक्ट हो चुका है फॉल्स एविडेंस देने के लिए तो फिर वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। माने उसकी बात पे ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी एनीमोर, तो उसकी बात पे वो नहीं करे। अब हम सेक्शन आर्टिकल 3 से अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं आर्टिकल 16, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में 3 आर्टिकल्स एक किस्म के हैं और बाकी जो है दूसरे किस्म के। दूसरे किस्म के हम आ रहे हैं, पहले इसको हम अब आ रहे हैं आर्टिकल 16 अकम्प्लिस। अकम्प्लिस क्या होता है? शरीक जुर्म। अब यह है कि अकम्प्लिस जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं, उसकी एविडेंस की क्या वैल्यू है? अब हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। एन अकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस, पहली बात कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस है अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद हद। अब वो हद के जो लॉज है उसके अलावा
and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. और जो accomplice की टेस्टिमनी है वो अनकॉरपोरेटेड है, कोई और कॉरपोरेटिव एविडेंस नहीं है, तो उस पे भी कोर्ट को इख्तियार है कि वो कन्विक्ट कर सकती है सोलोली ऑन द बेसिस ऑफ द अनकॉरपोरेटिव एविडेंस ऑफ द अकम्प्लिस. ठीक है, तो अकम्प्लिस के बारे में आ गया. पहले आ गया कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है, अब अकम्प्लिस के बारे में भी आ गया कि वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी एविडेंस की, वो भी आपको बता दें. अब है कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस. देखिए, पहले होता था हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस जो लेट 19th सेंचुरी से यानी ब्रिटिश राज के ज़माने से चल रहा था. फिर हम 1984 में हमारा आया कानून शहादत ऑर्डर. अब इसके आप इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो हो सकता है आपसे कोई सवाल करे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ एविडेंस एंड कानून शहादत ऑर्डर. तो कानून शहादत ऑर्डर इसलिए लाया गया कि हमारे लॉ ऑफ एविडेंस को इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, अब प्रीएम्बल में पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है, तो उसको तो वहां पे पहले जो ये था कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस का जो सेक्शन था लॉ ऑफ एविडेंस में, उसमें ये लिखा था कि कोई कैद नहीं है कि आपके कितने विटनेसेस होने चाहिए. और वैसे भी कहा जाता है कि वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाए. लेकिन हमारे यहाँ जो आर्टिकल 17 है कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस, उसमें थोड़ा सा उसको इन अकॉर्डेंस विद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम किया गया है, क्योंकि कुरान पाक में ये है कि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के मैटर्स हैं उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि विटनेसेस कितने होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए. तो वो चीज़ इसमें इंक्लूड कर दी गई है. मैं पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. The competence of a person to testify. The competence of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other special law. A. In matters pertaining to financial or future obligations, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be laid accordingly. And B. In all other matters, the court may accept or act on the testimony of 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant. तो उस एक सूरत हाल में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और फाइनेंशियल फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए ये रखा गया कि ये, और बाकी सारे केसेस जो उसमें ये कहा गया कि एक औरत एक मर्द या जैसे भी, क्योंकि हमारे यहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी एक तस्वर है, तो ये हो गया. तो अब आपने समझ लिया कि who is competent to testify in the court of law, what is the evidentiary value of an accomplice, or the testimony of an accomplice, or number of witnesses, competence and number of witnesses, वो ये सारी चीज़ें. अब बाकी जो भी इसमें आपके पास इस चैप्टर में मैं देखिए, अप्रूवर अलग चीज़ है. अप्रूवर वो है जिसको आप क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो शायद आप क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में पढ़ें भी, वो उसको पार्डन दिया जाता है और उसको एज अ विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस शामिल किया जाता है, इस शर्त पे कि वो सब सच बताएगा और आप उसको पार्डन करेंगे, उसको कन्विक्शन नहीं होगा. ये आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस या बाकी केसेस आप कर सकते हैं उसमें अप्रूवर से. तो ये एक वो कॉन्सेप्ट है. अकम्प्लिस की, वो अकम्प्लिस जो है वो
अप्रूवर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, तो अप्रूवर मस्ट ऑलवेज बी अकम्प्लिश, बट जो अकम्प्लिश का हम यहाँ आर्टिकल 16 में पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट, वो अप्रूवर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अप्रूवर जो होगा वो हर हाल में अकम्प्लिश होगा, तभी तो वो अप्रूवर बन रहा है। तो ये सर उसके लिए एविडेंस का गाइड नहीं होता है कि अप्रूवल की जो एविडेंस जैसे अनकॉर्पोरेटेड एविडेंस ये भी एडमिसिबल है और अप्रूवल की कॉर्पोरेशन आई थिंक की जा रही है। मतलब ये कन्फर्म क्योंकि ये मौसम में 500 दिखा था, सवाल आ रहा था इस वजह से। नहीं, वो आपको देखें अकम्प्लिश और ये थोड़ा वो उसमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो अप्रूवर जो है उसकी कॉर्पोरेटरी वैल्यू क्या है उसकी। सर आर्टिकल 16 के साथ आर्टिकल सेम इंस्टीट्यूट का 129 जो 2B है वो कहता है कि ये मेन टेनेंट सेक्शन के अंदर है कि कंप्लायंस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। आर्टिकल 129 2B कहता है कि कंप्लायंस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस अनलेस इट इज कॉर्रोबोरेटेड। तो ये टेनेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ही दो अलग से कॉन्ट्राडिक्शंस है। वो जब हम उस पर आएंगे 129 पे फिर आप मुझे याद दिलाइएगा तो मैं इसको क्लियर करूंगा। बाद चीजें आपको होंगी, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि अभी ये जो 3 हमने पढ़ लिए आर्टिकल्स, उसके अलावा बाकी जो भी हैं वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में। तो उस प्रिविलेज कम्युनिकेशन में भी कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो मैं आपको वहां पे पॉइंट आउट कराऊंगा, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि उनसे हिट होती है, लेकिन वो फिर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सर आर्टिकल 17 अभी उन्होंने पढ़ा, आर्टिकल 17 से बात होता है एक सिचुएशन देते हैं अक्सर पेपर्स में कि अगर ठीक है अगर 4 वुमेन्स हों तो उनकी क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस क्या होगी इसमें आर्टिकल 17 में फ्यूचर एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में। नहीं, देखें इसमें आप ये इट इज डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम द होली कुरान। यस सर, वर्स नंबर 282 ऑफ सूरह बकरा। जी, तो अब उसमें ये लिखा हुआ है कि 2 men जी सर, और 1 man and 2 women। अब उसमें सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मैं तो इसमें बन का होना जरूरी है, बन का होना जरूरी, क्योंकि इट इज या फिर इसमें कोई आपको कोई फतवा दे सकता है, मैं तो इसमें कोई ऐसा कमेंट नहीं कर सकता। सर एक्चुअली मतलब एमसीक्यूज में एक सवाल आता है अक्सर कि अगर ठीक है यहाँ पर OR है मतलब 1 man या 2 men और 1 man 2 women, वो OR जो है ना, अब एक सिचुएशन अलग से एक ऑप्शन आता है कि ये ऊपर वाले ऑप्शन नहीं होते, उसमें ऑप्शन आता है कि अगर 4 वुमेन्स हो तो क्या वो क्वांटम पूरा हो जाता है विटनेसेस का? मेरे हिसाब से अनटिल अनलेस पे कोई फतवा नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो नोट कर लें सर, आखिर में जवाब देंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस भी हो रही है, बहुत सारे टाइम कम है हमारे पास। आप नोट कर लें, एंड में सर से पूछ लीजिएगा। अब इस पे एक चीज है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। कानूनी शहादत ऑर्डर में कुछ चीजें दी हुई हैं जहां पे आप ऐसी सिचुएशन में आप विटनेस को, अब 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं, विटनेस कैन नॉट बी कंपेल्ड और विटनेस कैन नॉट बी परमिटेड कि वो ऐसी बात बता सके। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको बताने के लिए पाबंदी है, वो नहीं बता सकता, ठीक है। अब वो चीज नाउ दिस इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका उसमें भी आ सकता है, जो आपका पेपर होता है उसमें भी आ सकता है, पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि प्रिविलेज कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। और जैसे आप जज बन गए, आप जाके बैठेंगे तो पहले दिन से विटनेसेस आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको तो उनको इवेल्युएट करना है कि ये विटनेस आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसकी जो टेस्टिमनी है वो हो सकती है, नहीं हो सकती। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में फॉल एक रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स और एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें फॉल करता है या नहीं करता।
अब सबसे पहले जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स जब अपनी ड्यूटी एज अ जज और मैजिस्ट्रेट दे रहे हो तो उसमें जो भी उनके सामने चीजें आएंगी उनके बारे में उनसे नहीं पूछा जा सकता। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है कि जब तक कि उनकी सुपीरियर कोर्ट उनको इस किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं, उस सूरत हाल में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब इसको हम पढ़ते हैं। नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड to answer any question as to his own conduct in court as such judge or magistrate, or as to anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate. But he may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was so acting. आपने बहुत सारे मैटर्स देखे होंगे, कोर्ट में मर्डर भी हो जाते हैं। कोर्ट में आके बंदा और उसने मार दिया किसी विटनेस को, किसी कोर्ट में किसी बंदे को, तो दैट इज नॉट, जो उसकी प्रोसीडिंग्स में वो चीज नहीं आती, मैजिस्ट्रेट और जज की प्रोसीडिंग्स में नहीं आती। उसमें शायद वो विटनेस हो सकता हो, लेकिन जो चीजें एज अ परफॉर्मेंस ऑफ जज और मैजिस्ट्रेट उसके सामने आ रही हैं, तो फिर उसका कंडक्ट और जो चीजें उसकी नॉलेज में आ रही हैं वहां, उसके बारे में ही के नॉट बी कंपेयर। वो उसको नहीं कहा जा सकता कि आप ये बात बताएं एज अ विटनेस, जब तक के सुपीरियर कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा। उसके बाद 5 है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके बीच में जो भी बात होती है वो कोर्ट में, अब इसको पढ़ते हैं, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married. अच्छा, is or has been married का क्या मतलब है? is or has been, या मतलब है, अभी भी है अगर, या फिर डिसॉल्व हो गई है, तब भी वो प्रिविलेज चलता रहेगा। शादी खत्म हो गई, 10 साल गुजर गए, लेकिन शादी के दौरान जो बातें हुई वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। और क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज भी इसी तरह से होता है। आप वकील हैं किसी के, अब खत्म हो गया, आप वकील नहीं है, अभी वो केस खत्म हो गया, लेकिन जो बातें हैं वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आती है। Nor shall he be permitted to disclose any such communication unless, अब इसमें देखें, कंपेल भी आ गया, परमिटेड भी आ गया। कंपेल तो आप किसी को कंपेल, कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती कि इस जवाब दो या ये बात बताओ, ठीक है। परमिट का मतलब है कि कोर्ट परमिट ही नहीं करेगी। कंपेल में ये है कि आप अपनी मर्जी से अगर आए एज अ विटनेस तो एक सिचुएशन है, लेकिन परमिटेड में तो आपको परमिट ही नहीं किया जाएगा, आप अपनी मर्जी से आए या मर्जी से नहीं आए। Nor shall he be permitted to disclose any such communication until the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. अब ये सिर्फ मैरिज की जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो आप डिस्क्लोज तब कर सकते हैं जब जिसके साथ वो कम्युनिकेशन हुई है, यानी हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, वो परमिट करे, कंसेंट दे कि आप ये डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो तब आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। अगर प्रोसीडिंग्स हस्बैंड और वाइफ के दरमियान है, फैमिली कोर्ट्स में आप देखते हैं, हम लिखते रहते हैं वो सारी बातें जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुई हैं, जो नहीं हुई है वो भी लिखते रहते हैं। तो वो सबसे ज्यादा झूठ जो है ना वो फैमिली सूट में होता है, थोड़ा सा 20% सच और 80% झूठ। तो वो क्यों होता, वो
क्यों हम लिख सकते हैं क्योंकि वो प्रोसीडिंग, दैट प्रोसीडिंग इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो हम कह सकते हैं। या फिर ये तो हो गई सिविल, या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। एक डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है, आपको पता है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के तहत फॉर एग्जाम्पल वाइफ हस्बैंड पे केस करती है तो उसमें वो डिस्क्लोज कर सकती है वो सारी बातें जो वो फिर प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आती। तो वो ये नहीं कि वो एविडेंस देने आए और हस्बैंड वहां पे ऑब्जेक्शन करे या उसका वकील ऑब्जेक्शन करेंगे तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। ये तो बात आप बता ही नहीं सकती जो बिटवीन मैरिज है, तो वो नहीं होती, वो इस एक्सेप्शन में। अगर ऐसे ऑब्जेक्शन उठाए कोई तो आप कहेंगे कि एक्सेप्शन में फॉल करता है कि प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अगर इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर, तो उसमें ये आपकी प्रिविलेज काम नहीं आएगी। उसके बाद है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। स्टेट के अफेयर्स हैं तो उसमें जो ऑफिसर है वो ही इज नॉट परमिटेड टू गिव एविडेंस और डिस्क्लोज दोज थिंग्स विच केम इनटू हिज नॉलेज। जो स्टेट अफेयर्स, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस ड्राइव फ्रॉम unpublished official records relating to any affairs of state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit। अगर वो बाला ऑफिसर उसको इजाजत देता है, क्योंकि आप ऑफिसर हैं किसी भी रैंक पे, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है सर, इस पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साइफर वाला किया था तो स्टेट के हेड भी हो गए, ऊपर भी लिया, तो इस पे ये होता है, लागू होता है। वो ऑफिशियल सीक्रेट, वो भी इस मतलब काइंड ऑफ यही चीज है, लेकिन उसका अलग कानून है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो उसमें यह है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स आपके नॉलेज में आते हैं जब आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट की किसी पोस्ट पे आप काम करते हैं, तो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स आपकी नॉलेज में आते हैं आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, वो काइंड ऑफ यही चीज है। अब आता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज। पब्लिक ऑफिसर में गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बाकी सारे ऑफिसर्स हो, जैसे जजेस और ये वो सब आते हैं। No public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by the disclosure। अब इसमें देखें एक चीज है, when he considers that public interest would suffer by the disclosure। अगर वो ये समझता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा तो फिर वो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो बताए। अगर वो नहीं समझता तो वो नहीं समझता कि ये पब्लिक, मैं जो बात बता रहा हूं वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ, फिर क्या? नहीं बता सकते, बता सकता है। बताएं बताएं। बता सकता है वो, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के बता नहीं सकता मेरे ख्याल से। वो कंडीशन यही लगी हुई है कि अगर वो ये समझता है कि व्हेन ही कंसिडर्स कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, फिर वो उसको कंपेल नहीं किया जा। अब ये कानून ने उस पर रखी है, ये कानून ने ये उस बंदे पे रख दी कि अब आप फैसला करेंगे ये पब्लिक इंटरेस्ट के में है या नहीं। ठीक है, तो वो करेगा। अब वो उसको डिसाइड करना है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, मतलब वो ये देखिए यहां पे है कंपेल, यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है आर्टिकल 7 में वो है कंपेल। उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, तो कंपेल उसको नहीं किया जा सकता अगर वो ये समझता है कि मतलब जहां पे ये है ना कि कंपेल नहीं किया जा सकता, वहां पे प्रिविलेज वो खुद ये क्लेम करेगा कि ये मेरा प्रिविलेज है, आप मुझसे नहीं पूछ सकते। जहां पे परमिटेड है उसको परमिट ही नहीं किया जाए, वहां तो कोर्ट कहेगी कि आप परमिटेड ही नहीं है। जहां पे कंपेल्ड है तो वहां कोर्ट उसको कंपेल नहीं करेगी, वो खुद आ रहा है तो वो क्लेम करेगा कि मेरा ये प्रिविलेज है, मैं नहीं बताना चाहता। तो अगर इस आर्टिकल 7 की हद तक अगर वो समझता है कि मैं ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है
तो वो बता सकता है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये आप माशाल्लाह प्रैक्टिस में सब लोग, तो आपने वो देखे होंगे नारकोटिक्स के केसेस, उसमें वो कहते हैं कि हमें मुखबर खास ने इतला दी, FIR में पुलिस लिखती है, तो हम उनसे कभी नहीं पूछते कि मुखबर खास कौन, मुखबर खास को आप में वो कौन था मुखबर खास, ये वो हम ऐसा नहीं पूछते। मुखबर खास की आइडेंटिटी हम नहीं पूछते कभी क्रॉस एग्जामिनेशन। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसमें यह लिखा है कि पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट, उससे आप ये नहीं पूछ सकते कि उसको कहां से इंफॉर्मेशन मिली कमीशन ऑफ ऑफेंस। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो बस इन्वेस्टिगेशन अब चलेगी, अब बाकी जो सारी चीजें जो एविडेंस है उसको आप देखेंगे। ये बात आप उससे नहीं पूछेंगे कि मुझे कहां से इंफॉर्मेशन। तो इसको पढ़ लेते हैं। नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस, कहां से, he got any information as to the commission of any offence, and no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue. अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, आर्टिकल 9 आपसे रिलेटेड है, एडवोकेट्स। अच्छा, जो अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज है, ये हमारे यहाँ तो इतना नहीं इसको, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल एथिक्स आर वेरी वीक, हमारे यहाँ नहीं देखा जाता इन चीज़ों को उस तरह से, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा देखा जाता है। लीगल एथिक्स जो है इनकी बड़ी वैल्यू है, और वहाँ पे वो सीरियस वायलेशन पे सीरियस किस्म का एक्शन भी होता है। हमारे यहाँ एक्शन कम होता है एडवोकेट्स के खिलाफ, तो गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती तो बार काउंसिल कहाँ से ले। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, इसके दो पार्ट्स, मतलब इस अटॉर्नी प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इस आर्टिकल के नहीं कह रहा, अटॉर्नी प्रिविलेज कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स। एक वो जिम्मेदारी जो एडवोकेट्स पे है उनके प्रिविलेज, और एक वो प्रिविलेज जो क्लाइंट पे है, तो दोनों आएंगे। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has been acquainted in the course and for the purpose of his professional employment। जो बात उससे कही गई है या जो डॉक्यूमेंट उसको दिखाया गया, or to disclose any advice given to him to his client in the course and for the purpose of such employment। जो एडवोकेट्स लीगल एथिक्स को फॉलो करते हैं, उनके पास अगर एक क्लाइंट आ जाए कि सर आप हमारा ये केस लें, अब जारी बात है जब क्लाइंट आता है डिस्कस करने, मीटिंग करने, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देख लिए, फिर उन्होंने प्रोफेशनल फीस वगैरह पर फॉर एग्जांपल बात की और उनकी बात नहीं बनी, बट नाउ ही इज अवेयर ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द केस। उस क्लाइंट का जो भी केस है उसके बारे में वो अवेयर है, और उसने डॉक्यूमेंट्स भी सारे देख लिए। अब इत्तेफाक से वो जो अदर साइड है उसी केस में जो दूसरा फरीक है वो आ गया उसी वकील के पास, उसको पता नहीं है कि वो कोई पहली पार्टी भी इनके पास आई थी। वो आते हैं सर हमारा ये केस है, ये अब वकील ने तो अदर साइड को भी देखा था, इधर तो समझ गया कि ये तो वही है। तो जो लीगल एथिक्स को फॉलो करते हैं वो केस नहीं लेते, वो कहते हैं चूंकि अदर साइड के मैंने डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, अब आप
ये मेरे लीगल एथिक्स के खिलाफ है कि मैं अब आपका केस लूँ, क्योंकि उनका आई एम अवेयर ऑफ देयर केस। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर 1 एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज। अपने केस के बारे में तो वो उसने बताया, वो तो ठीक है। उस केस के बारे में चाहे वो ये कहे कि वो मर्डर केस है मेरे ऊपर और मैं, वो तो ठीक है। लेकिन अब अगर ऐसी कम्युनिकेशन करता है जो इलीगल पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि अब मैं ये मेरे ऊपर फलां बंदे का मर्डर का वो है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इसमें जो एक प्राइम विटनेस है मैं उसको भी मारूं, तो नाउ दिस इज अ कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। तो उस पे वकील ये, उस पे लीगल प्रोफेशनल पे ये ड्यूटी नहीं है कि वो उसको भी डिस्क्लोज ना करे। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा है एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एनी एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, whether the attention of such advocate was or was not directed to any such fact by or on behalf of his client। उसमें या अब जैसे मैंने विटनेस का मिसाल, उसने आपको वकील किया। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपको उसने अपना वकील हायर कर लिया, जिसको हम कहते हैं। उसने अपना वकील लिया, उसके बाद आप नोटिस किया कि कोई चीज उसके बाद हुई है। अब इसमें मैं कह रहा हूं कि विटनेस, अब उसका मर्डर हो गया, उसने आपको बताया नहीं, लेकिन उसका मर्डर हो गया और आपके सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपने नोटिस किया कि ये मर्डर तो मेरे क्लाइंट ने ही किया है। उस पर एक मर्डर का चार्ज था, उसमें जो एक विटनेस था, फिर उसका मर्डर हो गया और आपको कुछ चीजों से इस तरह से ऑब्जर्व किया वकील साहब ने कि ये तो मेरे क्लाइंट ने ही मर्डर किया है। अब ये बात क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज में नहीं आती कि वो नहीं बताए, वो बता सकता। एक इलीगल जो इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस कोई कम्युनिकेशन करता है क्लाइंट, वो और आप उसने आपको हायर कर लिया, उसके बाद आप एक ऑब्जर्व करते हैं कोई चीज के ये एक और कोई चीज गलत हुई, तो वो चीज आप जो है वो बता सकते हैं। ये हो गया एक एडवोकेट के। अदरवाइज जो उसकी कम्युनिकेशन है उसमें आप नहीं। सपोज अगर कोई क्लाइंट आता है हमारे पास और हम कोई डॉक्यूमेंट्स कोई एनओसी वगैरह आपके पास नहीं है और वहाँ पे वो कहता है सर मैं फॉल्ट बनवा के लेके आया हूँ, तो वो भी एक्सेप्शन ये उसमें 1 में फॉल करता है, ये 1 में फॉल करता है। ये उसने कहा कि आपने कहा कि ये चीज तो आपकी मिसिंग है, उसने कहा मैं तो ये झूठी बनवा लूंगा, फॉर्ज। नाउ ये फॉर्ज, ये एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, उसमें फॉल करता है। आप उसके लिए वो बाउंड नहीं है कि आप उसको वो करो। अब आर्टिकल 10 कहता है कि आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स, जो वकला हजरात के साथ उनके ऑफिस में जो भी लोग काम करते हैं, उनके क्लर्क्स, उनके इंटरप्रेटर्स और उनके जो भी स्टाफ है, उन पे भी ये लागू होता है। वो भी इस प्रिविलेज में वो कम्युनिकेशन को नहीं कर सकते डिस्क्लोज। अच्छा, इसके बारे में एक है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। अब इसको समझिएगा। इफ एनी पार्टी टू अ सूट गिव्स एविडेंस देयरिन एट हिज ओन इंस्टेंस और अदरवाइज, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in Article 9. And if any party to a suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matters which, but for such question, he would not be at liberty to respond. अब 2 सिचुएशन है। क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज है,
एक वकील और एक क्लाइंट के दरमियान। अब वो तो हमने समझ लिया कि वो क्या है, लेकिन वो जो पार्टी है वो आके एज अ विटनेस पेश होती है किसी केस में, ठीक है। तो कानून कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कंसेंट दे दिया कि आप डिस्क्लोज करें। उनके एज अ विटनेस पेश होने को ये नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने कंसेंट दिया है कि डिस्क्लोज करें प्रिविलेज करने की। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उसी वकील को एज अ विटनेस बुलाते हैं वही पार्टी। उसी वकील को उसी इस किस्म के मैटर में जिसमें वो रिलेटेड बात है, मतलब उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी, उनको जो हायर किया था, उस हवाले से कोई बात है जिसमें वो एज अ विटनेस बुलाते हैं उनको कोर्ट में। अब वकील साहब विटनेस एज अ विटनेस आ गए कोर्ट में, तो इसका मतलब भी ये नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने कंसेंट दिया अनटिल, और वो कोई बात डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक कि उनसे सवाल किया जाए। वो पार्टी या उनका वकील उस वकील साहब से सवाल करता है उस कम्युनिकेशन के बारे में, तो फिर वो बता सकते। जब तक वो सवाल नहीं किया जाएगा तब तक नहीं बता सकते। क्लियर? पार्टी अगर एज अ विटनेस आती है तो ये नहीं समझा जाएगा कि वो उन्होंने कंसेंट दिया। वकील साहब अगर एज अ विटनेस उनको बुलाती है वो पार्टी, फिर तब तक वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक उसके बारे में स्पेसिफिक उनसे सवाल ना किया जाए। देखें, क्लाइंट और अटर्नी, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। क्लाइंट और अटर्नी का प्रिविलेज है। वकील साहब कोई भी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट या ड्यूरिंग हायरिंग ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज, वो कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो अपने क्लाइंट से करते हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सिवाय दो चीजों के। जब उनके साथ कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन की जाए जो एनी इलीगल पर्पस के लिए हो, वो वहां पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। 1 2, अगर वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के बाद ऑब्जर्व करते हैं कोई ऐसी चीज, कोई क्राइम और फ्रॉड कमिट किया गया है, तो वो उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी। दूसरी बात ये हुई कि जो वकला साहबान का स्टाफ है, उनके क्लर्क्स हैं और उनके इंटरप्रेटर्स हैं, ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। दुनिया में तो इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं वकीलों में, वो इन्वेस्टिगेट करके चीजें उनको बताते हैं कि पीछे से क्या हो। तो वो सारा जो स्टाफ उनके पास काम कर रहा है वो भी इस प्रिविलेज में आता है। वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ऑफिस में है, तो उनको भी पता चलेगा सारी चीजों। उसके बाद ये है कि अब एविडेंस के लिए आता है कोई क्लाइंट, या अगर क्लाइंट एविडेंस के लिए आता है तो उसको ये नहीं समझा जाएगा कि वो उसने कंसेंट दे दिया है कि आप डिस्क्लोज करें। नो। नंबर 2, अगर वकील साहब को बुलाते हैं एज अ विटनेस, तो तब तक वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते वो चीजें जब तक उनसे उसके बारे में स्पेसिफिक सवाल ना किया। ये पहले वाले सेक्शन से वो तो मना करते हैं कि वो नहीं दे सकते, तो बाद में ये सेक्शन में क्या है, उसको बुला के फिर उनसे जब तक पूछा ना जाए। वो इसलिए कंफ्यूजिंग है कि उन्होंने खुद कंसेंट दे दिया ना। वो बुला के जब पूछ रहे हैं तो फिर वो कोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आगे आएगा मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अनअर्थ द ट्रूथ, वो चीजें कोर्ट कंपेल करती है कि आप बताएं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब उन्होंने खुद बुलाया है और खुद वो सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो कंसेंट दे रहे हैं कि आप बताएं, तो फिर वकील साहब बता सकते हैं। मतलब कोर्ट ने जब बुलाया, नहीं, पार्टी ने बुलाया था। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइस। अब ये तो आपने वकील का सारा वो समझ लिया। अब आए क्लाइंट, उस पर क्या जिम्मेदारी है। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एनी
authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction, any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor, unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others. जब तक कि वो वकील साहब एज उस प्रोसीडिंग्स में एज अ विटनेस उसको नहीं बुलाते तब तक वो कोई भी चीज़ नहीं बता सकता। वो बातें जो वकील साहब ने उनको बताई या एडवाइस की वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वकील साहब उनको एज अ विटनेस बुलाते हैं तो फिर कोर्ट उनको कह सकती है कि आप ओके। लेकिन 11 तो ये है, 11 इज रिलेटेड टू 9 में जो आपका कम्युनिकेशन है यानी प्रिविलेज कम्युनिकेशन फॉर एन एडवोकेट, वो कम्युनिकेशन वेव नहीं होता जब कोई अपने आप को एज अ विटनेस पेश करे। ये बात कही गई है। 9 का जो प्रिविलेज है यानी वकील साहब कोई भी बात नहीं बता सकते जो क्लाइंट से की गई, वो उनको ये नहीं बोला जा सकता कि आप डिस्क्लोज करें, ठीक है। अब उसमें एक कंडीशन आ गई कि अब अगर विटनेस के तौर पे आते हैं तो फिर क्या होगा। अब उसमें कहा गया कि अगर पार्टी एज अ विटनेस आती है तो ये नहीं समझा जाएगा कि उसने कंसेंट दे दिया कि आप डिस्क्लोज करें। सर तो उसमें ये भी कह सकते हैं कि उसकी प्रिविलेज वेव नहीं हुई है और उसने वो चीजें नहीं बतानी है जो उसको मजबूर मतलब हम नहीं कर सकते उसमें। और वकील भी जो खुद आ रहा है मतलब कि अपना उसको वहाँ पे विटनेस किया जा रहा है कि आप आके अपने उस क्लाइंट के बारे में कुछ बताए ना, तो वो नॉर्मली कोई नॉर्मल चीज आके बता सकता है, लेकिन जो उनके आपस में जो कम्युनिकेशन हुई है वो डिस्क्लोज करने पे उसको मजबूर नहीं कर सकते। और सेम विद आर्टिकल 9 के वो उस पे है जो उनके जैसे प्योन हो गए या सर्वेंट्स हो गए, तो वो भी अगर आ रहे हैं तो कोई किसी चीज में एविडेंस या विटनेस खुद आके बयान कर रहे हैं तो उनको भी आप जो है मजबूर नहीं कर सकते कि बाकी भी चीजें डिस्क्लोज करें जो उन्होंने वहां पे मौजूदगी में सुनी है। नहीं वो 9 तो देखें, 10 तो अलग हो गया। 10 में से 10 में 10 को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, 10 को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। 10 के whatever the substances of evidence cannot be disclosed. नहीं, this is regarding the communication between a counsel and his client. एविडेंस की बात नहीं हो रही। काउंसल और क्लाइंट ने जो ऑफिस में बैठ के कहीं और पे बैठ के उन्होंने आपस में जो डिस्कस की चीजें, ठीक है। देखें आपको पता चलता है ना, बहुत सी बातें क्लाइंट आपको बताता है, आप क्लाइंट को बहुत सारी एडवाइस देते हैं, ठीक है। मटेरियल ऑफ एविडेंस हुआ सर, वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती कोर्ट के सामने। ये है प्रिविलेज, ठीक है, ये है प्रिविलेज। अब जरा सुन लें, वो ये है प्रिविलेज, ठीक है। ये प्रिविलेज के 2 एक्सेप्शन है, वो हमने पढ़ ली। फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस और एम्प्लॉयमेंट के बाद ऑब्जर्व करता है वकील साहब कि कोई फ्रॉड या क्राइम हुआ है। एम्प्लॉयमेंट के बाद वो खुद ऑब्जर्व करता है कोई क्राइम या फ्रॉड हुआ है तो वो डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है। वो उसको क्लाइंट ने नहीं बताया, उसने खुद ऑब्जर्व किया, ठीक है। या क्लाइंट ने कोई ऐसी कम्युनिकेशन की जो इलीगल पर्पस के लिए, तो ये एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में फॉल नहीं करते, वो बता सकता। अब ये तो हो गई प्रिविलेज कम्युनिकेशन फॉर एन एडवोकेट। 10 ये कह रहा है कि ये जो आपने जो चीजें समझ ली ये सिर्फ एडवोकेट के लिए नहीं है, उसके सारे स्टाफ के लिए, ये तो सिंपल हो गया। 11 ये कहता है कि अगर कोई विटनेस के तौर पे पेश होता है कोर्ट में तो क्या ये खत्म हो जाएगी प्रिविलेज। उसके लिए ये कहा गया है कि अगर पार्टी यानी क्लाइंट पेश होता है एज अ विटनेस तो ये नहीं समझा जाएगा कि प्रिविलेज खत्म हो गई। आप कहें वो तो खुद विटनेस के तौर पे आ गया तो इसलिए मैं बता देता हूं, नो, उसका विटनेस के तौर पे आना ये नहीं
इसका मतलब ये नहीं लिया जाएगा कि उसने कंसेंट दिया है कि आप बता सकते। सिंपल फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, वकील साहब आ गए, उनको बुला लिया गया एज अ विटनेस, ठीक है। अब वो तब तक नहीं बता सकते जब तक जो चीजें उनको नहीं बतानी है वो नहीं बतानी है, जब तक कि उनसे सवाल ना किया जाए। सिंपल। वो जब खुद पूछ रहे हैं तो तब तो आप बताएंगे। उसी केस में आना, जिस केस के बारे में डिस्कशन हुई थी, और विटनेस उसी में ही आ रहा है किसी और? ये आप, मैं वर्डिंग पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे। ये है 11 की, इफ एनी पार्टी टू अ सूट gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in article। ये वही पार्टी की बात हो रही है जो क्लाइंट है, ठीक है। And if any party to a suit or proceedings calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented. He shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matters which, but for such question, he would not be at liberty to disclose। वो समझा जाएगा कि उन्होंने कंसेंट दे दिया है सिर्फ उन सवालों के बारे में जो उनसे पूछे जाएंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब ये हुआ कि सिर्फ एज अ विटनेस आने से आपका प्रिविलेज इन्फ्रिंज नहीं होता। पार्टी या काउंसिल का एज अ विटनेस आने से ये नहीं समझा जाएगा कि कंसेंट दिया गया है कि आप डिस्क्लोज करें। एडवोकेट के लिए, ठीक है, एडवोकेट के लिए इसलिए कह रहा हूं कि इसके दो हिस्से हैं। एक वकील को जो डिस्क्लोज नहीं करनी प्रिविलेज कम्युनिकेशन, और एक क्लाइंट को जो डिस्क्लोज नहीं करनी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब क्लाइंट वाला अब आएगा आर्टिकल 12 कह रहा है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर्स। अब आ रहा है कि क्लाइंट की क्या जिम्मेदारी। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट, ट्राइब्यूनल, एनी अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल क्वासी जुडिशियल पावर्स और jurisdiction any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor, unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communications as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given, but no other। वो तब तक नहीं बता सकता जब तक वो खुद वॉलंटरली एज विटनेस पेश ना हो। जब वो विटनेस पेश होगा तो फिर कोर्ट उसको, उसने जो बाकी एविडेंस दी है उसमें से किसी चीज को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी वजाहत लेने के लिए कोर्ट उसको कंपेल कर सकती है कि अब तुम ये बताओ। उस सूरत में उसको बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं बता सकता। 13 है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट एट अ पार्टी। एक बंदा है जो किसी केस में विटनेस के तौर पे पेश हो रहा है, लेकिन उस केस में वो पार्टी नहीं है, ठीक है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप टाइटल डॉक्यूमेंट्स लाएं। इस किस्म की चीजें होती हैं हमारी कोर्ट्स में। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि सर ही इज अ विटनेस, ही इज नॉट अ पार्टी टू दिस केस, एंड अंडर आर्टिकल 13 आप इसको कंपेल नहीं कर सकते कि ये अपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स लाए। एक एज अ विटनेस बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, वो कहता है प्रॉपर्टी ना ए और बी आपस में उनका केस है, वो कहता है ए ना ए की है ना बी की है, तो ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। अब कोर्ट कहेगी आप लेकर आए अपने डॉक्यूमेंट्स, टाइटल हम देखते हैं, वो तो मैं नहीं आऊँगा, तो मैं आर्टिकल प्रिविलेज है, मुझे आप कंपेल नहीं कर सकते कि मैं वो लाऊँ। सही की कहे गलत की बात ही नहीं, प्रिविलेज की बात है, प्रिविलेज की बात है ना। वो प्रिविलेज हमेशा बंदा खुद क्लेम करता है कोर्ट से। जब कोर्ट उससे पूछती है कि आप ये चीज बताएं, वो कहता है सर मैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन, आप मुझसे नहीं पूछ सकते। कोर्ट जब उससे पूछती है तब वो प्रिविलेज बंदा खुद क्लेम करता है। प्रिविलेज इज ऑलवेज क्लेम, या फिर जहां परमिट की बात है, परमिट ही नहीं किया जाएगा, वहां पे कोई विटनेस आए कोर्ट कहेगी ये तो आप पेश नहीं कर सकते, ये तो आप पेश नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदों के दरमियान डिस्प्यूट है,
सिविल है या कोई क्रिमिनल है, कुछ भी है, चलो क्रिमिनल केस है, एक बंदे के ऊपर क्रिमिनल केस है कोई, उसमें आप जाके वो कहें कि मैं सर इसमें प्रोसिक्यूशन कह रहे कि हम इसकी वाइफ को एज अ विटनेस पेश करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन दे फॉर एग्जाम्पल, हम इसकी वाइफ को एज अ विटनेस पेश करना चाहते हैं, वो बताएंगे कि इसके बारे में इसका किरदार क्या है, या फॉर एग्जाम्पल जो भी, तो वहां पे एज अ डिफेंस काउंसिल आप कहेंगे सर ये दिस इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन, वाइफ को तो आप बुला ही नहीं सकते। ये तो एप्लीकेशन इस बुनियाद पर रद्द होनी चाहिए कि वाइफ के नॉट बी कॉल्ड, क्योंकि वो उनकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जो ड्यूरिंग मैरिज इनके हुई है, चाहे वो अब उसकी बीवी है या नहीं रही है अगर, तो वो तो सर वो रियाव खान इमरान खान के केस में आना चाहती थी, उसको मना किया था अदालत ने इसी आर्टिकल के तहत। एग्जैक्टली। तो इस तरह से तो प्रिविलेज जो है वो हमेशा क्लेम किया जा सकता, क्लेम किया जाता है, या फिर कोर्ट परमिट नहीं करती। अगर आपसे कोर्ट कुछ पूछ रही है और आप समझते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन प्रिविलेज है, आप क्लेम करेंगे कोर्ट से, सर मैं कोर्ट मुझसे ये नहीं पूछ सकती, या वकील उसका कहता है कोर्ट आप इनसे नहीं पूछ सकते, या इनको नहीं बुला सकते एज अ विटनेस क्योंकि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन, या फिर कोर्ट खुद अगर देखेगी तो वो परमिट ही नहीं करेगी उसको, तो ये परमिट ये प्रिविलेज विटनेस को फिर इसे विटनेस को क्यों बुलाएंगे, लोग कहेंगे प्रॉपर्टी नहीं है। टाइटल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ये मैंने एग्जांपल दिया, बात हो रही है ऐसा विटनेस, किसी भी विटनेस को किसी भी ये तो आप सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे ना कोई भी, या अच्छा आप इसको कंप्लीट कर लें क्योंकि सर आए हुए हैं, मैं इसको कंप्लीट कर लूं 14 और 15 को, फिर आपके जो सवाल है बोले थे। अच्छा अब किसी भी विटनेस को ये समझें, किसी भी विटनेस को जो पार्टी नहीं है उस केस में, किसी भी विटनेस को जो उस केस में पार्टी नहीं है, एज अ विटनेस आया है, उसको उसका टाइटल डॉक्यूमेंट, विटनेस का टाइटल डॉक्यूमेंट किसी भी प्रॉपर्टी में, वो कंपेल नहीं कर सकते कि आप पेश करें, वो कंपेल आप नहीं कर सकते, ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब उसमें एक और कंडीशन है 14 में कि मैं विटनेस हूं, मेरा टाइटल डॉक्यूमेंट है, मुझसे कोर्ट नहीं कह सकती ऐसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पेश करने के लिए जिसमें मैं पार्टी नहीं हूं, ठीक है। लेकिन अब मेरा टाइटल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास है, मेरा टाइटल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास है, और मैं पार्टी नहीं हूं उस केस में, तो आप भी पेश नहीं कर सकते जब तक मैं कंसर्न हूं। दूसरा बंदा भी मेरा टाइटल डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकता उस प्रोसीडिंग्स में जिसमें मैं पार्टी नहीं। उसको पढ़ लेते हैं। No one shall be compelled to produce documents in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce, यानी आर्टिकल 13, if they were in his possession, unless such last mentioned person consents to their production. तो जब तक मैं कंसेंट नहीं दूंगा वो, क्योंकि मुझे ये राइट है कि मैं मना कर दूं पेश करने से, मुझे आर्टिकल 13 राइट देता है, तो 14 में वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है, तो वो भी नहीं कंपेल किया जा सकता। अब लास्ट है, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर क्रिमिनेट। विटनेस ये नहीं कह सकता कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि इस सवाल के जवाब देने से मैं अपने आप को क्रिमिनल चार्ज पे एक्सपोज कर सकता हूं, यानी मैं इसका अगर जवाब दूं तो मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है या क्रिमिनल चार्ज मेरे ऊपर आ सकता है, तो ये वो नहीं। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or any civil or criminal proceedings upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind. विटनेस ये रिफ्यूज नहीं कर सकता कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैं जवाब दूंगा तो मेरे खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन आगे का सुनिए, प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव
shall subject him to any arrest or prosecution to be proved against him in any criminal proceedings except if prosecution by giving false evidence of such answer. तो वो विटनेस, बात यह है कि विटनेस ये नहीं कह सकता कि मैं जवाब नहीं दूंगा, कि अगर मैं जवाब दिया तो मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती। मतलब कोई ऐसा सवाल है जो मैं जवाब दूंगा तो मैं ये एडमिट करूंगा कि मैंने कोई क्राइम किया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कोर्ट कंपेल कर सकती है कि आप जवाब दें। अगर कोर्ट ने मुझे कंपेल किया कि जवाब दो, तो फिर क्या होगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन कानून ने मुझे प्रोटेक्ट कर दिया है। जो आप आर्टिकल सेल्फ इंक्रिमिनेशन पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 13 में, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगी। जवाब तो, क्योंकि कोर्ट को सच ढूंढना है, सच तो मिल गया कोर्ट को, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन अगर मैंने वो क्लेम किया हुआ है प्रिविलेज कि ये जवाब देने से मुझे क्रिमिनल चार्ज पे एक्सपोज हो जाऊंगा मैं, तो फिर क्या होगा कि मैंने जवाब दे दिया, बात सामने आ गई, सच खुल गया कोर्ट के सामने, लेकिन वो जवाब मेरा जो है मेरे खिलाफ एज एविडेंस इस्तेमाल नहीं होगा। वो आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट, वो कोई और एविडेंस लाए, कोई और चीजें ढूंढे, उस बेसिस पे मुझे अरेस्ट नहीं किया गया। मुझसे सवाल किया कि आपने ये वो किया, मतलब एक मर्डर की बात है, मैं कह रहा हूं मैं ये जवाब नहीं दे सकता, मैं जवाब दूंगा तो मैं जो है इंक्रिमिनेट हो जाऊंगा क्रिमिनल चार्ज। कोर्ट कहती है नहीं, यू आर कंपेल्ड टू आंसर। तो मैंने आंसर दिया कि हाँ मैंने ही मारा था सुबंधी का। जवाब आ गया, कोर्ट को पता चल गया कि इसने मारा है, मैं विटनेस था, कोर्ट ने बताया इसको, उसको कोर्ट ने छोड़ दिया जिस पे केस चल रहा है। अब मैं बाहर निकला, पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर सकती है? नो, पुलिस मुझे उस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकती, मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की जाएगी उस आंसर की बेसिस पे। अब पुलिस जाके एविडेंस ढूंढे, मेरे खिलाफ मिलता है तो मुझे अरेस्ट करे, शुरू करे, लेकिन उस बेसिस पे नहीं। प्रोटेक्शन दिया है, सच ढूंढने के लिए कोर्ट कंपेल कर सकती है मुझे, मैं सिर्फ इस बुनियाद पर रिफ्यूज नहीं कर सकता कि मैं क्रिमिनल चार्जेस पे एक्सपोज हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने आंसर दिया तो वो आंसर मेरे खिलाफ एज प्रोसिक्यूशन एविडेंस इस्तेमाल नहीं होगा। क्विकली बताएं, क्योंकि जब हम फिरा का ट्रायल चला रहे होते हैं FIA का, वहाँ प्रोसीडिंग्स में अगर प्रिपरेटरी ऑफिस की कहीं भी दायर होती है, इवन अगर वो फिरा का ट्रायल पेंडिंग भी होता है तो FIA वाले फिर आमला की FIR कर देते हैं, इवन या तो इंक्वायरी इनिशिएट कर देते हैं, गाँव के कोर्ट ट्रायल वहाँ पेंडिंग होता है, तो क्या वो यहाँ पर एक्सेप्शन में नहीं आता? वो इस एक्सेप्शन में तो नहीं आता, लेकिन वो उसमें आप देखें तो सेम ट्रायल प्रोसीडिंग वो दूसरा ऑफेंस करेंगे, सेम ऑफेंस करेंगे सर, लेकिन निकल तो उसी ऑफेंस से रहा है। हाँ, उसी ऑफेंस से रहा है, उनको साथ में करना चाहिए। वो उसको डबल जॉपर्डी में या कहीं पे यहाँ पे कॉल करे तो उसका आप कर सकते। इसमें सेशन ये है, दूसरा ऑफेंस नहीं होगा सिवाय फॉल्स एविडेंस और फॉर्जरी वाला। हाँ, वो काउंट होगा। हाँ, वो काउंट होगा, वो काउंट होगा, फॉर्जरी वाला वो उस पे फिरा वाले केस में दूसरा ऑफेंस होता है, वो भी काउंट कर रहे हैं। ये जब फिरा का ट्रायल पेंडिंग होता है, डिपोजिशन आ गई, ठीक है, इवन अगर वो स्टेटमेंट चल ही रहा होता है, ट्रायल चल ही रहा होता है, कि FIA वाले क्या करते हैं, सब्सिक्वेंटली इंक्वायरी भी इनिशिएट करते हैं और एक आमला की FIR भी कर देते हैं कि भाई ठीक है, ये जो प्रिपरेटरी ऑफेंस है, ये चीजें जो है ऑफेंस मेड आउट हुआ है। सेम ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन निकला तो उसी ऑफेंस है। सर इसमें रिफ्यूजल जो है बेसिक इंग्रेडिएंट सेक्शन 15 में मैं पहले रिफ्यूज कर देता हूँ, मुझे जो है ये एविडेंस नहीं देना है, या लेट्स सपोज कॉज ओवर ऐसा होता है विटनेस जो है ना खुद से कुछ चीजें से बोल देता है इंटेंशनली, और फिर बाद में पता चलता है इसके बेसिस पे इंक्रीमेंट हो सकता है। क्वेश्चन ये रिफ्यूजल लाजमी है पहले उससे? यस, इंडियन केस लॉ ये कह रहा है कि उसमें आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो इंडियन केस लॉ ये कह रहा है कि वो रिफ्यूज सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने रिफ्यूज किया होगा, जिसने प्रिविलेज अपना डिमांड किया होगा, क्लेम किया होगा। फिर अगर कोर्ट को क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है इफ द विटनेस इज कंपेल्ड, कोर्ट ने उसको कंपेल किया कि नहीं, बताओ कंपेल तभी कोर्ट करती है जब आप प्रिविलेज क्लेम करते हैं। आप कहते हैं नहीं मुझे क्लेम प्रिविलेज है इसका, कोर्ट फिर भी कंपेल करती है नहीं आपको बताना।
तो फिर जब आप बताएंगे, आप क्लेम करने के बावजूद बताएंगे तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक लॉयर की जो ड्यूटी होती है अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने की, अगर उसका क्लाइंट एक मर्डर करके आए हैं, उसने कोई भी क्राइम कमिट किया हुआ, तो वो उसके खिलाफ विटनेस कैसे दे सकता है? नहीं, वो उसके खिलाफ विटनेस, वो विटनेस नहीं आएगा उस प्रोसीडिंग्स में, वो नहीं, वो किसी और मैटर में उसी ने वो बुलाया है, उसी पार्टी ने एज अ विटनेस बुलाया है, जो उससे कनेक्टेड हो, चीजें कनेक्टेड भी हो सकती है। उसी केस में तो नहीं होगा, उस केस में नहीं, उस केस की बात नहीं है, किसी और केस में एज अ विटनेस बुलाया जिसका कनेक्शन है उस बात से, और वहां पे वो डिस्क्लोज नहीं, अगर विटनेस के तौर पे बुलाया इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्क्लोज कर सकते, ये कह जब तक कि आपसे सवाल नहीं किया। आर्टिकल 17 का इस बात जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है, अगर किसी दो खवातीन अगर मर्डर होते हुए देखा है, उसका कोई मर्द गवाह नहीं, फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन सिविल नहीं है, सिविल नहीं। ये मैं तो बहुत इसमें जो समरी सूट्स और इन चीजों में अगर विटनेस दो नहीं होते तो मैं तो ये ग्राउंड लेता हूँ आर्टिकल 17 ये कानून में लिखा है कि दो मर्द हो या एक मर्द और दो फ्यूचर ऑब्लिगेशन के बारे में, क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें वो है एग्रीमेंट होता है ना कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, फिर ये चेक दिया, ये वो, तो मैं तो लेता हूँ, लेकिन जजेस उसको कंसिडर नहीं करते अक्सर होता। वो देखिए, मैजिस्ट्रेट के दो काम होते हैं, एज हमारे यहाँ मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स भी चलाते हैं, वो उनका अलग, ये वो कोर्ट वाला है, और एक होता है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एज सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि देखें, आपने पढ़ा कि मैजिस्ट्रेट और पुलिस से ये नहीं पूछा जा सकता कि आपको किस तरह से पता चला, तो मैजिस्ट्रेट तो कोई वो नहीं करता, लेकिन मैजिस्ट्रेट ये उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बात वो, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अलग है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की आप बात करें, उसमें तो वो विटनेस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। अगर वो कोर्ट चला रहा है तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उसके कंडक्ट और उसकी जो नॉलेज में चीजें आई वो नहीं बता सकते। वो कोर्ट का उसका अलग है रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उसका अलग है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर इसके अलावा कोई और सवाल है कानून का आर्डर के तहत जो सर ने लेक्चर दिया? सर मेरा एक सवाल है जी। आर्टिकल 3 से सर मेरा तस्कीर शोध से जो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि ये तस्कीर शोध में पूरा कर रहा है प्रॉमिसिंग एविडेंस ने? कोर्ट को क्या कैसे पता चलेगा कि जब दिस पर्सन हैज द क्वालिफिकेशन ऑफ तस्किया शोध की? जी सर। देखिए, अगर कोई बंदा कोर्ट में आके कहता है कि सर आई हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ द तस्किया शोध एंड आई हैव नॉट कमिटेड एनी मेजर सिन, तो अनटिल एंड अनलेस उसके खिलाफ अगर कोई एविडेंस नहीं आती तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करती है दिस पर्सन इज द विटनेस व्हिच कम्स विद इन द डोमेन ऑफ तस्किया शोध। वो अगर कोई बंदा गुड रेपुटेशन की प्ली लेता है तो उसके खिलाफ जब तक वो दूसरी एविडेंस ना आ जाए जिससे ये साबित हो जाए कि इसने कोई पास्ट में ऑफेंस किया है, कन्विक्टेड हो, तो तब तक यही प्रिज्यूम किया जाता है ये द विटनेस फॉलिंग विद इन द डोमेन ऑफ तस्किया शोध। अच्छा, इसके अलावा कोई और किससे? देखिए, तस्किया शोध की एप्लीकेबिलिटी होती है हुदूद के ऑफेंसेस में स्पेसिफिकली, और तस्किया शोध की हम बात करें अगर कोर्ट के पास कोई आएगा एविडेंस। सर ने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया कि अगर एक विटनेस या एक बंदा प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ इन द ऑफेंस ऑफ परजरी, सिर्फ ये एक एक्सक्लूजन है उसको गवाही देने से, इसके अलावा अगर वो गवाही देने आता है कोर्ट में तो कोर्ट उसकी एविडेंस को एक्सेप्ट करती है until and unless he is capable of understanding the question and making a rational reply। कहाँ जाना चाहो? आर्टिकल 16 से आपने कहा था कि बात में बताता हूँ, आर्टिकल 129 को भी जो मेन पेरेंट इंस्टीट्यूट के आपस में दो कॉन्ट्राडिक्शन है। आर्टिकल 16 कहता है कि कंप्लाइंस जो है वो वर्दी विटनेस है, आर्टिकल 129 को भी कहता है कि नहीं until and unless कोलैबोरेशन नहीं है तो वर्दी विटनेस नहीं है। देखिए, कंप्लायंस का एक जनरल डॉक्ट्राइन है। पहले तो ये बताएं कि कंप्लायंस और अप्रूवल में क्या फर्क है?
कंप्लाइंस जो भी एसोसिएटेड क्राइम होता है, अप्रूवल वो होता है एक प्रॉपर जिसको प्रोसिक्यूशन पार्डन देती है आफ्टर सच कोई भी ऐसा जो कंप्लाइंस जो मेन ऑफेंडर को कभी भी अप्रूवल नहीं लिया जाता, एसोसिएट पार्टनर को लिया जाता है। एसोसिएट पार्टनर भी जब रिटर्न में देता है, प्रोसिक्यूशन अप्रूव करती है, देन कोर्ट अलो करती है कि भाई ठीक है, इसे पार्डन मिलना चाहिए, वो अप्रूवल है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ऐसे नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 16 कहता है कि कंप्लाइंस जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, जबकि सेम काम के साथ आर्टिकल 129(2) भी कहता है कि कंप्लाइंस कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है जब तक उसकी कोलैबोरेशन ये रूल आप समझें कि कॉशियस है, रूल ऑफ कॉशन है। कोर्ट वाइल टेकिंग द एविडेंस वाइल बिलीविंग ऑन द एविडेंस ऑफ द कंप्लायंस ये देखती है कि विद वेदर देयर इज एनी कोलैबोरेटिव मटेरियल, कोलैबोरेटिव एविडेंस है रिगार्डिंग द कंप्लायंस। अगर है तो फिर आर्टिकल 129 कहता है तो कोर्ट कैन रिलाई ऑन सच स्टेटमेंट, ही इज कॉम्पिटेंट। देखिए एविडेंस देना एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ सच एविडेंस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। तो आप हम दोनों को मिक्स करेंगे कि अगर पर्सन इज गिविंग एविडेंस बिफोर द कोर्ट, आप उसके एविडेंस को प्रिज्यूम करेंगे ट्रू ये, तो ऐसे नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 16 कहता है कंप्लायंस इज अ विटनेस, कॉम्पिटेंट एविडेंस दे सकता है। अब उसकी एविडेंस को कोर्ट प्रिज्यूम कैसे करेगी? उसकी डिग्री कितनी एडमिसिबिलिटी, अगर क्योंकि आप ये देखें रूल ऑफ कॉशन है, कोर्ट जो है उसकी एविडेंस को तब रिलाई करती है जब उसकी एविडेंस के साथ कोई कोलैबोरेशन आती है। दो बंदे ऑफेंस करने जा रहे हैं, ठीक है, शरीक जुर्म में, अच्छा, यहाँ अगर वो बंदा एक अप्रूवर बन जाता है जो कोर्ट में एविडेंस देता है अपनी इसमें बचाने के लिए दूसरे को, तो कोर्ट ये भी तो देखेगी ना सारी चीजें कि वेदर देयर इज एनी कोलैबोरेटिव मटेरियल अगेंस्ट सच पर्सन आर नॉट। इसके अलावा अगर कोई और है तो बताएं। अच्छा, एक सवाल आपका था कि अगर दो मर्द जी सर होने चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, जैसे सर ने आपको बताया, जी सर, या एक मर्द होता है दो औरतें, तो क्या चार औरतें बराबर होंगी? तो इसका जवाब सर ने आपको दे दिया था उसी वक्त ही कि अगर लॉ में जो चीज स्पेसिफिकली लिखी हुई है उससे हम एक कामा को भी ना काट सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं, ना हम उसकी डिफरेंट मीनिंग ले सकते हैं। वो स्पेसिफिकली सर ने आपको बताया कि और ये चीजें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। अब एक लास्ट में अच्छा सवाल हुआ कि अगर कोई एक औरत विटनेस करती है तो उसके सामने कत्ल हो गया, उसके सामने चोरी हो गई, तो क्या कोर्ट जब एविडेंस चलेगी उस क्रिमिनल केस के मुताबिक ये बोलेगी कि नहीं आप तो वुमेन है, योर एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल? अगर वो सिर्फ अकेली औरत आके कोर्ट में स्टेटमेंट देती है तो सफिशिएंट है क्योंकि वो क्लॉज 3 के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 के अंदर ही, कि बाकी जो भी मैटर्स है फ्यूचर फाइनेंशियल के लिए उसमें बच्चा, बूढ़ा, अंधा, डीफ, डम, ब्लाइंड कोई भी एविडेंस दे सकता है। अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इशू अगर क्रिमिनल में आया 49 एक्ट में तो क्या विटनेस लाजमी है? सर अगर रिटन डॉक्यूमेंट के फ्यूचर, हाँ, तो विटनेस जरूरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है कि अगर पर्सन हु इज द बियरर ऑफ द चेक, अगर वही बंदा आके सिर्फ कोर्ट में गवाही देता है अकेला कि सर मुझे चेक दिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से दिया, वो चेक डिसऑनर हुआ और इसका इंटेंशन था फॉर हार्मफुल गेन, दिस इज सफिशिएंट। ये जो रूल अप्लाई करता है सिविल लॉ पे, ये अपने ध्यान में रखें। और कोई चीज है तो सर जो गेस्ट है, सिंपल तो गेस्ट समझा दें कि जो आर्टिकल 11 कहता है कि भाई उसको एडवोकेट को एज अ विटनेस बोला जाएगा। जज वाला समझ में आता है कि बीइंग अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर यू रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ 164, अगर ठीक है आगे पीछे हो गया, इंतकाल हो गया, कोर्ट आपको अपीलेट कोर्ट बुला लेती कि भाई ठीक है आप अपनी डिपोजिशन दें, क्या हुआ, या सिर्फ आपने 164 रिकॉर्ड की थी। ये यहाँ क्या गेस्ट क्या है सेक्शन की कि वकील को एज अ विटनेस क्यों बुलाया जाएगा? देखिए अगर हमने नेवर इसका सर ने आपको बड़े डिटेल में जवाब भी दिया, इलस्ट्रेशन की साइज इस चीज कि दो किस्म की चीजें होती हैं, एक होता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, दूसरा है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। ये दोनों लफ्ज लॉ में भी लिखे हुए हैं। जी सर, अगर वकील के साथ कोई क्लाइंट आए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सामने उसको डेट बताई, इंटीमेट करते हैं केस के मुताबिक, या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर कोई क्लाइंट आए और आपको कहे आके कि सर ये जो चोरी है ये मैंने की है, अगर आपको आके बताता है और आपको केस देता है, क्या करेंगे लीगल लॉयर? नहीं, हम सर जो सर ने आपको पढ़ाया, हम बात कर रहे हैं एथिक्स एंड एटिक्यूट्स की। अगर आपको पता है कि इस बंदे ने ये किया है तो मेरी ड्यूटी तो ये बनती है कि आप रिड्यूस करेंगे, आई विल नॉट प्लीड योर केस क्योंकि अगर आप एडमिशन कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक टैक्सी रूल होता है कि लॉयर बाउंड भी नहीं है कि उसको जो केस दिया जाए वो ले ले, ठीक है ना, इस तरीके। बाकी आप विटनेस के सामने सर ने आपको मिसाल दिया कि एक केस चल रहा है मर्डर का, उस मर्डर के केस में वही अक्यूज आके उस वकील के सामने अगर दूसरे का मर्डर कर देता है तो सर ने आपको बताया कि इस रूल में वो प्रिविलेज जिसको हासिल नहीं होता फिर तो आके वकील स्टेटमेंट दे सकता है। जवाब आपको एक्सपर्ट सर्विस भी लेते हैं सर, कोई लीगल मैटर उनके मतलब बीच में डिफाइन नहीं कर पाते सर। हाँ